मोदी रेडियो पर देश की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम बनने के बाद दूसरी बार मोदी का रेडियो पर यह संबोधन होगा। पीएम ने इससे पहले 3 अक्टूबर को रेडियो पर लोगों को संबोधित किया था, जिससे मिली सराहना से वो बेहद खुश हैं। आज के प्रोग्राम से भी पीएम ने लोगों से राय मांगी थी, जिसके बाद लोगों ने स्वच्छता मिशन, कृषि और सिंचाई जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव दिए, जिससे मोदी काफी गदगद हैं। तो 1 महीने बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी रेडियो के जरिए लोगों को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद ये संबोधन शुरू हो जाएगा। 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जब प्रधानमंत्री मोदी देश के लोगों को संबोधित करेंगे ऑल इंडिया रेडियो के जरिए। तो इससे पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो के जरिए लोगों से बातचीत की थी। काफी रोचक रहा था ये संबोधन। उन्होंने कहानियां भी सुनाई थी। करीब 1 महीने के बाद मैं फिर से आज आपके बीच आया हूं। 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। बहुत सारी घटनाएं देश और दुनिया में होती रहती हैं। आप सबने भी उमंग और उत्साह के साथ दिवाली का पर्व मनाया। उत्सवी हैं जो समय समय पर जीवन में उमंग भरते रहते हैं। गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो, शहर का हो, हर किसी के जीवन में उत्सव का अपना महात्म्य रहता ही है। दिवाली के बाद आज मैं पहली बार मिल रहा हूं आपसे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछली बार जो मैंने बातें की थी, मुझे उन बातों के बाद एक नया एहसास हुआ है, नई अनुभूति हुई है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि छोड़ो यार, लोग बेकार हैं, लोगों को कुछ करना नहीं है, हमारा देश ही ऐसा है। मैं पिछली मेरी मन की बात और आज मैं कहता हूं, ये सोच बदलना बहुत जरूरी है। हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग ऐसे नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि देश बहुत आगे है, सरकारें बहुत पीछे हैं। और जब मैं अनुभव से कहता हूं, शायद सरकारों को भी अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देख रहा हूं कि ये युवा भारत खास करके कुछ न कुछ करने के लिए कमिटेड है, लालायित है, अवसर खोज रहा है और अपने तरीके से कर भी रहा है। मैंने पिछली बार कहा था, कम से कम एक खादी का वस्त्र खरीदिए। मैंने किसी को खादीधारी बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मुझे खादी भंडार वालों से जानकारी मिली, 1 सप्ताह में करीब करीब 125%, 125% बिक्री में वृद्धि हो गई। एक प्रकार से पिछले वर्ष की तुलना में 2 अक्टूबर से 1 सप्ताह में डबल से भी ज्यादा खादी की बिक्री हुई। इसका मतलब ये हुआ कि देश की जनता हम जो सोचते हैं उससे भी कई गुना आगे है। मैं भारतवासियों को प्रणाम करता हूं। सफाई, कोई कल्पना कर सकता है कि सफाई ऐसा जन आंदोलन का रूप ले लेगा? अपेक्षाएं बहुत है और होनी भी चाहिए। और एक अच्छा परिणाम मुझे नजर आ रहा है। सफाई अब 2 हिस्सों में देखी जा रही है। एक, जो पुरानी गंदगी है, जो गंदगी के ढेर हैं, उसको सरकारी तंत्र, शासन में बैठे हुए लोग उसके लिए क्या उपाय करेंगे? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अब जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। सभी सरकारों ने, सभी म्युनिसिपैलिटीज ने इस जिम्मेवारी के लिए कदम उठाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जनता का दबाव बढ़ने वाला है और मीडिया भी बहुत अच्छी भूमिका इसमें निभा रहा है। लेकिन जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही उमंग वाला है, आनंद वाला है और मन को संतोष देने वाला है, सामान्य मानवी को लगने लगा है कि चलो पहले की बात छोड़ो, अब गंदगी नहीं करेंगे, हम नई गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे। मुझे सतना मध्य प्रदेश के
कोई श्रीमान भरत गुप्ता करके हैं, उन्होंने मेरे माईगॉव पर एक मेल भेजा। उन्होंने अपना रेलवे में जा रहे थे, उसका अपना अनुभव कहा। उन्होंने कहा, साहब मैं पहले भी रेलवे में जाता था, इस बार भी रेलवे में गया, लेकिन मैं देख रहा हूं कि रेलवे में हर पैसेंजर, रेलवे में लोग खाते पीते रहते हैं, कागज वागज फेंकते रहते हैं। बोले कोई फेंकता नहीं था। इतना ही नहीं, ढूंढते थे भाई कहीं डिब्बे में डस्टबिन है क्या, हम कूड़ा कचरा उसमें डाले। और जब देखा कि भाई रेलवे में ये व्यवस्था तो नहीं है, तो उन्होंने खुद ने एक कोने में ही सब लोगों ने अपना कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया। बोले ये मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव था। मैं भरत जी का आभारी हूं कि उन्होंने ये जानकारी मुझे पहुंचाई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे छोटे बच्चों में हुआ है। सैकड़ों परिवार ये बात की चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अभी कहीं चॉकलेट खाता है तो कागज तुरंत उठा लेता है। मैंने अभी एक सोशल मीडिया में किसी का देखा था, किसी ने लिखा था आज का मेरा हीरो, और आज का मेरा हीरो में उन्होंने किसी बच्चे की तस्वीर दी थी और कहा था कि वो बच्चा खुद इन दिनों कहीं पर भी कूड़ा कचरा है तो उठा लेता है, स्कूल जाता है तो उठा लेता है, अपने आप कर रहा है। आप देखिए, सबको लगने लगा है कि हमारा देश, हम गंदा नहीं करेंगे, हम गंदगी में इजाफा नहीं करेंगे, और जो भी करते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तुरंत कोई न कोई उनको टोकने वाला मिल जाता है। मैं इसे शुभ संकेत मानता हूं। एक अच्छी बात यह भी हो रही है कि इन दिनों मुझे जो लोग मिलने आते हैं, समाज के सभी क्षेत्र के लोग मिलते हैं, सरकारी अधिकारी हो, खेल के जगत के लोग हो, सिने जगत के लोग हो, व्यापार जगत के लोग हो, वैज्ञानिक हो। इन दिनों जब भी वो मेरे से बात करते हैं तो 10 मिनट की बात में 4-5 मिनट तो वे समाज संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। कोई सफाई पे बात करता है, कोई शिक्षा पे बात करता है, कोई सामाजिक सुधार के संबंध में चर्चा करता है, कोई हमारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो रहा है उस पर चर्चा कर रहा है। मैं समझता हूं कि वरना पहले तो ऐसा कोई व्यापारी आएगा तो सरकार के बाद वो अपने स्वार्थ की बात करेगा, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं देख रहा हूं। वो अपने स्वार्थ की बातें कम, समाज संबंधित कुछ न कुछ जिम्मेवारियां लेने की बात ज्यादा करते हैं। ये चीजें हैं जो मैं जब जोड़ करके देखता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि एक बहुत अच्छे बदलाव की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बात सही है, गंदगी से बीमारी आती है, लेकिन बीमारी कहां आती है? क्या अमीर के घर में आती है क्या? बीमारी सबसे पहले गरीब के घर पर ही दस्तक देती है। अगर हम स्वच्छता करते हैं ना, तो गरीबों का सबसे बड़ा मदद करने का काम करते हैं। अगर मेरा कोई गरीब परिवार बीमार नहीं होगा तो उसके जीवन में कभी आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। वो स्वस्थ रहेगा तो मेहनत करेगा, कमाएगा, परिवार चलाएगा। और इसलिए मेरी स्वच्छता का सीधा संबंध मेरे गरीब भाई बहनों के आरोग्य के साथ है। हम गरीबों की और अच्छी सेवा कर पाए या न कर पाए, हम गंदगी न करें ना तो भी गरीब का भला होता है। इसको इस रूप में हम लें, अच्छा होगा। मुझे जो चिट्ठियां आती हैं, अनेक अनेक प्रकार की चिट्ठियां आती हैं, लेकिन मैंने एक जो पिछले बार कहा था कि हमारे जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, परमात्मा ने जिसे कुछ न कुछ कमी दी है, शारीरिक क्षति दी है, तो उसके विषय में मैं अपनी भावनाएं सबके सामने रखी थी। उस पर भी मैंने देखा है कि जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वे अपनी सफलता की गाथाएं मुझे भेज रहे हैं। लेकिन 2 चीजें तो मुझे मेरी सरकार से पता चला। मेरे कहने के बाद हमारा जो एचआरडी मिनिस्ट्री के अफसर हैं उनको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए, और अफसरों ने मिलकर के एक योजना बनाई। देखिए, सरकार में बदलाव कैसे शुरू होता है इसका उदाहरण है। एक तो उन्होंने तय किया कि जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, अगर वो टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहता है तो उसको ऐसे 1000 अच्छे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड को पसंद करके उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप देने की उन्होंने योजना बनाई है। मैं विभाग के इन सारे अधिकारियों को जो विचार आया उनको बधाई देता हूं। दूसरा एक महत्वपूर्ण काम किया है उन्होंने
कि जितनी केंद्रीय विद्यालय हैं और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए आवश्यक होता है अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते तो उनके लिए ट्राइसाइकिल चलाने वाला अलग व्यवस्था चाहिए, उनके लिए अलग प्रकार के टॉयलेट चाहिए। तो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के सब अधिकारियों ने मिलकर के तय किया है कि केंद्रीय विद्यालय और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 1 लाख रुपया विशेष दिया जाएगा हर एक को, और 1 लाख रुपये में वो इन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा उसको खड़ा करेंगे। ये है शुभ शुरुआत। यही बातें हैं जो हमें बदलाव की ओर ले जाएगी। देश जब दिवाली मना रहा था तब मैं सियाचिन गया था, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम दिवाली मना पा रहे हैं। तो मैं उनके बीच गया था। कितनी कठिनाइयों में वो जीवन गुजारा करते हैं उसका अनुभव मैंने किया। मैं देश की रक्षा करने वाले जवानों को सैल्यूट करता हूं। लेकिन आज मुझे एक और गर्व की बात कहनी है। हमारे देश के जवान सुरक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय जान की बाजी लगा करके हमारी रक्षा करने के लिए कोई भी साहस करने को तैयार हो जाते हैं। खेलकूद में भी हमारे देश के जवान भारत का गौरव बढ़ाते रहते हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि हमारी सेना के कुछ खिलाड़ियों ने ब्रिटेन में आयोजित एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कैब्रियन पेट्रोल की एक स्पर्धा होती है, करीब 140 देशों को पीछे छोड़ करके हमारे इन जवानों ने गोल्ड मेडल दिलाया देश को। मैं इन जवानों को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी एक अवसर मिला था, हमारे देश के जवान, नौजवान विद्यार्थी, युवक युवतियां खेलकूद में जो विजेता होकर के आई थी, उनसे मैंने एक चायपान का कार्यक्रम रखा था। मुझे एक नई ऊर्जा मिली, उनका उत्साह, उमंग, और मैंने देख रहा था कि और देशों की तुलना में हमारी व्यवस्थाएं, सुविधाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन शिकायत के बजाय वे उमंग और उत्साह से और अधिक कुछ करने की बात कर रहे थे। अपने आप में मेरे लिए इन खिलाड़ियों के साथ चायपान का मेरा कार्यक्रम मेरे लिए बहुत ही प्रेरक रहा था, मुझे अच्छा लगा था। एक बात कि और मैं देशवासियों को, और मैं सच में मन से कहना चाहता हूं, मेरे मन की बात है और मुझे विश्वास है देशवासियों के मेरे शब्दों पर भरोसा है, मेरे इरादों पर भरोसा है। लेकिन आज मैं फिर एक बार उसको अपनी तरफ से दोहराना चाहता हूं। जहां तक काले धन का सवाल है, ब्लैक मनी का सवाल है, मेरे देशवासी, आपके इस प्रधान सेवक पर आप भरोसा कीजिए। मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। भारत के गरीब का पैसा जो बाहर गया है वो पाई पाई वापस आनी चाहिए। ये मेरा कमिटमेंट है। रास्ते क्या हो, पद्धति क्या हो, उसके विषय में मतभिन्नता हो सकती है और लोकतंत्र में स्वाभाविक है। लेकिन मेरे देशवासी, मुझे जितनी समझ है और मेरे पास जितनी जानकारी है, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। आज तो किसी को पता नहीं है, न मुझे पता है, न सरकार को पता है, न आपको पता है, न पहले वाली सरकार को भी पता था कि कितना धन बाहर है। हर कोई अपने अपने तरीके से अलग अलग आंकड़े बताते रहते हैं। मैं उन आंकड़ों में उलझना नहीं चाहता हूं। मेरी प्रतिबद्धता ये है, 2 रुपया है, 5 रुपया है, करोड़ है, अरब है कि खरब है, जो भी है, ये देश के गरीबों का पैसा है, वापस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी,
कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहें। मेरे प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। मुझे बस आपके आशीर्वाद बने रहें। मैं आपके लिए जो भी करना पड़ेगा, जब भी करना पड़ेगा, जरूर करता रहूंगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूं। मुझे एक चिट्ठी आई है, श्रीमान अभिषेक पारिक की तरफ से आई है। वैसे इस प्रकार की भावना मुझे, मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी कई माताओं बहनों ने प्रकट की थी। कुछ डॉक्टर मित्रों ने भी मेरे सामने बात प्रकट की थी, और मैं भी भूतकाल में इस विषय पे अपनी भावनाओं को प्रकट करता रहा हूं। श्रीमान अभिषेक पारिक ने मुझे कहा है कि हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बड़ी तेजी से नशे का सेवन, ड्रग्स की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने मुझे कहा है कि आप इस विषय पर अपने मन की बात में जरूर चर्चा करें। मैं उनकी इस पीड़ा से सहमत हूं। मैं अगली मन की बात जब करूंगा, मैं जरूर ये नशाखोरी, ये ड्रग्स माफिया और उसके कारण भारत के युवा धन को कितना बड़ा संकट आ सकता है, उसकी चर्चा अगली बार मैं जरूर करूंगा। उस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो, आपको कुछ जानकारियां हो, इस नशे की आदत वाले बच्चों को आपने अगर बचाया हो, बचाने के कुछ आपके तौर तरीके हो, किसी सरकारी मुलाजिम ने कोई अच्छी भूमिका निभाई हो, अगर ऐसी कोई जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं देशवासियों के सामने इन अच्छे प्रयासों की बात पहुंचाऊंगा, और हम सब मिलकर के हर परिवार में एक माहौल बनाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन के कारण कोई बच्चा इस रास्ते पर न चला जाए। जरूर इसकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं, मैं ऐसे विषयों को हाथ लगा रहा हूं जिसके संबंध में सरकार सबसे पहले कटघरे में आती है, लेकिन हम कब तक चीजों को छिपा के रहेंगे? कब तक हम पर्दे से पीछे सब बातों को टालते रहेंगे? कभी न कभी तो अच्छे इरादे के लिए संकट मोड़ना ही पड़ेगा। मैं भी ये हिम्मत कर रहा हूं आपके प्रेम के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण, और मैं करता रहूंगा। कुछ लोगों ने ये भी मुझे कहा कि मोदी जी, आप तो कहते हैं हमारे सुझाव दीजिए, फेसबुक पर दीजिए, ट्विटर पर दीजिए, ईमेल भेजिए, लेकिन देश का बहुत बड़ा वर्ग है जिनके पास ये है ही नहीं, तो वो क्या करें? आपकी बात सही है, ये सुविधा सबके पास नहीं है। तो मैं आपको कहता हूं कि मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो गांव-गांव रेडियो में मेरी बात तो सुनते हैं, तो आप मन की बात आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे, वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा। क्योंकि सक्रिय नागरिक ये विकास की सबसे बड़ी पूंजी होता है। आप एक चिट्ठी लिखते हैं, मतलब कि आप बहुत सक्रिय हैं। आप अपना अभिप्राय देते हैं, मतलब कि आप देश की विषयों से कंसर्न है, और यही तो देश की ताकत होती है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए। हो सकता है आप जरूर चिट्ठी लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा फिर अगले महीने आपसे बात करने की। मेरा प्रयास रहेगा, जब भी बात करूंगा रविवार को करूंगा, 11 बजे करूंगा। अब मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है ये। कुछ लोगों के लिए मौसम खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए मौसम होता है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा मौसम होता है। इसे जाने मत दीजिए।
इसका भरपूर उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनका संबोधन चल रहा था, ये आकाशवाणी से सीधा प्रसारण। और सबसे बड़ी बात इसमें जो उन्होंने बोली, काले धन को देश में वापस लेकर आएंगे, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं इन आंकड़ों में नहीं उलझना चाहता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये वादा करना चाहता हूं कि उनके प्रयासों में कोई कमी नहीं रहेगी। आप सुन रहे थे, अभी प्रधानमंत्री बोल रहे थे, ऑल इंडिया रेडियो से उनका सीधा संबोधन लाइव हम सुना रहे थे आपको। और सबसे अहम बात इसमें उन्होंने यही कही, काले धन के मुद्दे पर उन्होंने अपना मत रखा और कहा कि इस पर वो अपने तरफ से जो भी प्रयास कर पाएंगे वो करेंगे और वो आंकड़ों में उलझ के नहीं रहना चाहते। हमारे पास पूरा पैनल है, इस पूरे संबोधन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे दो गेस्ट मौजूद हैं। आलोक मेहता जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, साथ ही हमारे साथ शकील अख्तर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कौन कौन कहां से जुड़ा है ये आपको सबसे पहले बता दें। मोहम्मद अफसर हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ एहतियाज शेख है रतलाम से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। अविनेंद्र हैं जयपुर से, सत्य प्रकाश मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही भोपाल के रायसेन से हमारे साथ अजय निगम है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली का। मोहम्मद, आपके साथ जो लोग हैं या लोगों के बीच कितनी उत्सुकता थी इस संबोधन को लेकर? सबसे बड़ी बात आपको बताई, सबसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूँ। हमारी आवाज उनकी हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनका दोबारा रुख करेंगे। अभी दूसरी जगह चलते हैं, पहले चलते हैं सीधे एहतियाज शेख के पास रतलाम, उनके साथ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं। पूरा संबोधन रेडियो मुझे नजर आ रहा है, पूरा संबोधन सुना गया है, क्या कहना है लोगों का? जी, मैं बता दूं कि जहां तक रतलाम मध्य प्रदेश के इस शहर की बात की जाती है तो उत्सुकता इस हद तक की थी कि आज तक हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि किसी भी ड्राइंग रूम का हालात इस तरह के होते हैं कि टीवी पर लोग सुनते हैं, लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन देश को रेडियो पर करना शुरू कर दिया है, आज ये हालात आप देख सकते हैं। सामने के रेडियो रखा है, आस पड़ोस की सभी महिलाएं एक ही घर में इकट्ठा हुई हैं और इकट्ठा होकर वो इस संबोधन को सुनने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। मैं सीधा उन्हीं का रुख करता हूं। आप बताइए, आपने प्रधानमंत्री को सुना, आप सभी एक ही मोहल्ले, एक ही लोकेलिटी के हैं, सब एक साथ बैठकर सुनने का क्या औचित्य था? हम सभी यहाँ कोमल नगर की महिलाएं हैं और आज जैसे ही हमें जानकारी मिली कि हमारे प्रधानमंत्री जी आज रेडियो पर आ रहे हैं तो हमने सबसे पहले रेडियो ढूंढा, क्योंकि आजकल आमतौर पर हर घर में रेडियो नहीं मिलता है। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास से हमें रेडियो मिला, तो हम सारी महिलाएं एक जगह इकट्ठी हुई हैं और रेडियो पे हम हमारे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज यहाँ एक घर में एक हॉल के अंदर एकत्रित होकर उनको सुन रही हैं। आप बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो कि आज आपके मन को छू गई? हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लास्ट गरीब से गरीब तबके के ऊपर जो ध्यान दिया है, वाकई कहना चाहिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, जो उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसके घर में टीवी नहीं है, जिसके घर में इंटरनेट नहीं है, जिसके घर में किसी प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन जब से उसके घर में एक छोटा सा रेडियो है, वह गरीब व्यक्ति भी हमारे प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहा था। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गरीब व्यक्ति के मन की भावना को समझकर जो आज आकाशवाणी पर अपना भाषण दिया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हमारा देश वाकई बहुत जल्द सोने की। एहतियात, आपसे जानना चाहूंगी, जरा इन महिलाओं से पूछिए, क्या पत्र लिखेंगी ये प्रधानमंत्री को? जी मैं सीधे तौर पे महिलाओं से ही पूछूंगा, क्या आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी? जी जरूर, हम पत्र लिखेंगे ताकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हम सभी बच्चे के मुंह से यही हो ताकि आने वाला प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। और प्रशंसता है ताकि महिलाओं को इनका सब नरेंद्र जी का जो प्रधानमंत्री जी का अपना सुविचार वगैरह जो भी है हमें सुनने को मिला है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरे साथ सिर्फ महिलाएं नहीं, कुछ युवतियां भी हैं, यंग जनरेशन है। आप लोग यहाँ बैठकर बिल्कुल सुन रहे हैं। बिल्कुल, आपसे कहेंगे कि उनसे भी बात करें, उन्होंने क्या सोचा इस संबोधन को सुनने के बाद। लेकिन उससे पहले एक बार स्टूडियो का रुख कर लेते हैं। आलोक सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसी लगी आपको प्रधानमंत्री की मन की बात? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा बहुत प्रयास है। एक समय में
नेहरू बोला करते थे, इंदिरा गांधी बोला करते थे, और नेहरू का ज्यादा एक तरह संवाद जैसा होता था। तो मुझे लगता है चूंकि उस समय टेलीविजन भी नहीं था, और ये बात सही है कि भारत में बड़े हिस्सों में अभी भी जो गांव के इलाके हैं वहां नहीं होता, लेकिन ये बात है कि उन्होंने कई बातें स्वीकार की। सबसे बड़ी बात जो आपने हेडलाइन में भी दिखाया कि काला धन के बारे में उन्होंने पहली बार ये माना कि भाई किसी को पता नहीं कि कितना धन है, लेकिन ये विश्वास दिलाया है कि जो भी रास्ते होंगे उसको लाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री के पद पर रह के चुनाव में चूंकि बार बार कई लोग वो या उनकी पार्टी के 85 लाख करोड़ है, आ जाएगा 15 लाख हर एक अकाउंट में आएगा, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अभी दूर का रास्ता है, इसलिए भरोसा रखिए। ये बात सही है कि लोग भरोसा भी करते हैं कि सरकार जो भी होगी, ईमानदार बहुत सारे लोग हैं समाज में, वो सब मिलके कोशिश करेंगे, आएगा। लेकिन अब ये बात मान लेना कि कितना पैसा था, कितना है, ये किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री ने सबसे अहम बात जो इसमें कही वो ये भी थी कि काले धन के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये पैसा वापस लाया जाएगा, इसका विश्वास मैं दिलाता हूं देशवासियों को। इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं।